नमस्कार। जस्ट पोल्स ऑन व्हील्स की सवारी करते करते हम झांसी पहुंच गए। अब बात झांसी की हो तो क्या स्मरण आता है? झांसी की रानी, बुंदेले राजा और एपिक बैटल्स। इसके अलावा झांसी का जब जिक्र होता है तो सूखा, नौकरी पेशे का अभाव और बहुत सारी आम जनता को परेशानियां। पिछले 2 चुनावों में बीजेपी ने यह किला अपने पास रखा हुआ है। 2014 में बीजेपी की दिग्गज उमा भारती ने यहां पे चुनाव जीता। 2019 में पुलवामा लहर थी और उसके चलते नरेंद्र मोदी फैक्टर ने इंश्योर किया कि अनुराग शर्मा, जो कि बैद्यनाथ ग्रुप के मालिक हैं, वो यहां से रिकॉर्ड मार्जिन 3.5 लाख वोट से जीत गए। मगर इस बार टक्कर कांटे की लगती है। क्यों कांटे की लगती है? क्योंकि बीजेपी का जो स्थायी वोट रहा है उसमें थोड़ी खलबली है। इसके अलावा नौकरी को लेकर के परेशानियां हैं। हर घर जल योजना पहुंची है मगर पानी नहीं पहुंच पाया है। जातीय समीकरण थोड़े रीएडजस्ट हो रहे हैं और इनके चलते बीजेपी के लिए ये सीट थोड़ी फंस सी गई है। लेकिन विकास एक मुद्दा है, जरूर है। ये नहीं कहा जा सकता विकास यहां बिल्कुल नहीं पहुंचा। विकास पहुंचा है। ये बहुत बढ़िया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, तमाम बढ़िया हाईवेज, सड़कों का जाल डेफिनेटली इंप्रूव हुआ। लेकिन एक बात मैं यहां पे कहना चाहूंगा कि अच्छी सड़कों का बनना यहां पे फैक्ट्रियां नहीं लाया, यहां पे निवेश नहीं लाया, यहां नौकरियां नहीं लाया। उसने एक चीज आसान कर दी और वो है यहां से पलायन। लाखों लोग आज भी अपने घर के किवाड़ों पे ताले लगा के झांसी और बुंदेलखंड के आसपास के इलाकों से दिल्ली, आगरा और तमाम शहरों में नौकरी की तलाश में जाते हैं। ये जानने के लिए कि किस कैंडिडेट का, किस पार्टी का चुनाव में इस बार क्या मुद्दा है, हमने बात करी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के ज्वाइंट कैंडिडेट प्रदीप जैन आदित्य से और बीजेपी के उम्मीदवार सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनुराग शर्मा से। तो हम झांसी में हैं और झांसी में कॉन्टेस्ट जो होता है उसमें लोकल फैक्टर बहुत काम करता है और उसमें हमारे साथ कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप जैन आदित्य हैं। प्रदीप जी यहाँ से सांसद रह चुके हैं, केंद्र में MOS रूरल डेवलपमेंट थे और बुंदेलखंड मामले पे इनकी आवाज़ पार्लियामेंट में मैंने बहुत प्रखर रूप से बहुत बार सुनी है। आइए ज़रा, आप जनसंपर्क में हैं। प्रदीप जी, क्या है इस बार मुद्दा? मुद्दा सबसे बड़ा, लोग चाहते हैं कि उनके अपने बीच का व्यक्ति देश की महापंचायत में पहुंचे, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सांसद बनता है और जो उसे बनाने वाले होते हैं उन्हें अगर भूल जाता है तो लोग पसंद नहीं करते। लोग चाहते हैं कि हम बनाने वाले हैं, हम मालिक हैं और जो बनता है वो सेवक है। और उन्होंने देखिए झांसी में ये देखिए कितना बड़ा कूड़े का ढेर बीच सड़क के ऊपर जो है वो किस तरह से कूड़ा यहाँ पड़ा हुआ है। ये स्मार्ट सिटी की सबसे बड़ी पहचान है। करीब 37 लाल बत्ती भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन किसी को भी जनता की सुध नहीं है। लाल बत्ती गाड़ियाँ, लाल बत्ती गाड़ी प्रतिनिधि हैं। इनमें कौन कौन सम्मिलित है? जिला पंचायत अध्यक्ष, सारे विधायक, महापौर, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के आयोग के, इतनी सारी बत्तियां जिस समय निकलती हैं तो जनता को घबराहट होने लगती है, क्योंकि देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, खौफ देते हैं। अभी एक नौजवान ने जब हमारे सांसद जी से पूछा, रोहित राजपूत नाम का, बानपुर के अंदर, कि आप रोजगार के बारे में बात क्यों नहीं करते, तो उसे बंद करा दिया। और बंदी तो आपकी भी हुई थी, नज़रबंदी? नहीं, नज़रबंदी तो हमारी होती ही रहती है, मुकदमे लगते रहते हैं। हमने संत रविदास की प्रतिमा स्थापित करानी चाहिए तो प्रशासन ने बहुत सारी धाराएं लगा दी, बहुत सारी धाराएं लगा दी। जब एक व्यक्ति की मृत्यु पुलिस उत्पीड़न से हुई
तो हम लोग तो उसकी परवाह नहीं करते, लेकिन बुरा लगता है कि जो गरीब अहरवार परिवार के महिला पुरुष हैं, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वाले हैं, उन पर भी मुकदमा लगा दिया। प्रदीप जी, ये बताइए कि ये आउटसाइडर इशू अनुराग जी पे क्यों लगता रहता है? जो आपके विपक्ष के नेता हैं बीजेपी के, वो उनका परिवार का पुराना नाता है झांसी से? देखिए, नाता तो जो लोग भी रहते हैं, अडानी का भी है, अंबानी का भी है, लेकिन अडानी अंबानी देश का प्रतिबिंब नहीं होते। जैसे अगर कोई एक व्यक्ति दुकानदार है तो उसे दुकान पर बैठना चाहिए। यानी आप कह रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट अगर वो हैं आपके विरोधी, तो उनका निश्चित रूप से अपने उद्योग बढ़ाने में, और उन्होंने डिक्लेयर भी किया कि उनकी पिछले 5 सालों में 85 करोड़ रुपए संपत्ति बढ़ी है। कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपका ध्यान व्यापार में है, आपका ध्यान जनता पे होना चाहिए। जनता को पीने का पानी नहीं मिल रहा। जब हम बात करते हैं यहाँ पे बीजेपी वालों से, तो वो कहते हैं कि हमने डिफेंस कॉरिडोर बनाया और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं। इसके पहले उन्होंने ग्रोथ सेंटर बनाया था जहाँ एक भी फैक्ट्री नहीं लगी। फूड पार्क कागजों में है। डिफेंस कॉरिडोर के अंदर सैटेलाइट के और ऑर्डिनेंस के कोई भी उपकरण बनने की बजाय चिट पिटी भी नहीं बनती। वहाँ पर घास फूस लगी हुई है। और अब बीडा की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ जुमले हैं, ना कोई मेट्रो, ना एयर स्टेशन, ना डिफेंस कॉरिडोर कहीं। प्रदीप जी, हमने बहुत बात सुनी थी कि झांसी और बुंदेलखंड इलाके से भयंकर मात्रा में पलायन होता है रोजगार के लिए। क्या वो अभी भी बदस्तूर जारी है? अब बहुत तेज़ी से बढ़ गया, क्योंकि इस समय नोटबंदी के बाद और कोरोना के बाद लोगों में खौफ हो गया। और यहाँ कोई काम है नहीं है। मनरेगा में पैसा देना गांव में बंद कर दिया। क्यों? और कोई नहीं देते। पूरा का पूरा पैसा सिर्फ पब्लिसिटी में लग रहा। अच्छा। किसी भी ग्राम पंचायत में आप जाएंगे, मनरेगा मजदूरों को कोई पैसा नहीं मिल रहा है। आप अपना जनसंपर्क जारी रखिए, हम लोग बात करते रहेंगे। लगे रहना। प्रदीप जी, इसमें आपका ये जो पब्लिक टच है, हाँ, वो आपने पिछले 5 साल बरकरार रखा कि? नहीं, ये जब से हम पैदा हुए, क्योंकि हमारी औकात बनाने वाली ही आम जनता है। हमारे ना जाति के वोट है, ना हम पैसे वाले हैं, और ना कोई गुंडों की फौज है। एक ही ताकत है हमारी, वो जनता की ताकत है। और जनता का हमेशा हमें स्नेह मिलता रहा। ये बताइए, इस पृथक बुंदेलखंड राज के बारे में आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से पृथक बुंदेलखंड राज्य बनना ना चाहिए। जब हम विधायक थे उस समय हमने एक 2007 से, हाँ, 2004 में, 7 में और 9 में लगातार ये प्रयास किया कि बुंदेलखंड राज्य बने, लेकिन नहीं बना। और जब देश की संसद में पहुँचे तो दोनों राज्यों में अलग सरकारें थी। और आप जानते हैं फेडरल स्ट्रक्चर में बिना राज्य की सहमति के। ये बताइए कि इस बार समाजवादी पार्टी का साथ होना फायदे में रहेगा? हाँ, फायदे में रहेगा। बहुत अच्छे ढंग से आप जानते हैं कि एक क्रेज है उनका। आम आदमी पार्टी, हमारे पास तो बुंदेलखंड क्रांति दल भी जो बुंदेलखंड राज्य की समर्थक है जी, तो वो है। ये ऐसा क्या हुआ है कि जो 2014 और 19 में हुआ इस बार नहीं हो रहा? इस बार खत्म हो गया। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। यानी आप क्यों कह रहे थे मोदी लहर जो थी खत्म हो गई। इस समय बेरोजगारी लहर है। तो ये बताइए कि आपकी टॉप प्रायोरिटी अगर चुने गए तो क्या होगी झांसी के लिए? ये एक तो हमारे लिए सबसे बड़ा है कि बुंदेलखंड राज्य हमारे लिए सबसे अनिवार्य है, क्योंकि हम दूसरे पर निर्भर रहते हैं तो कुछ होता नहीं। उसके अलावा जो रोजगार की योजनाएं जिनसे लोगों को काम मिले, और हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे लखनजर पापड़ा के पास गिरार के जंगलों में यूरेनियम के प्लांट का उद्घाटन कर गए थे। गोल्ड का क्या, गोल्ड की लेकिन सिर्फ सपने हैं। तो हमारी जो प्राथमिकता रहेगी, एक तो जनता में उपलब्धता, और जो शैली हमने पहले जिससे 40,000 करोड़ की योजना लेके आए थे, उस तरह की योजनाएं फिर से लाना। 2 सवाल मेरे आखिरी। जब आप मंत्री बने थे तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सिग्नल दिया था कि बुंदेलखंड का मुद्दा अब यूपीए सरकार का टॉप मुद्दा है, लेकिन
उसके बाद ज़्यादातर चीज़ें ठंडे बस्ते में गई। उसका मूल कारण क्या है कि राज्य में हमारी सरकार नहीं थी, जो कहा था वो उस टाइम तो लेकिन फिर सपा सरकार थी। देखिए उस समय हमारा गठबंधन नहीं था, और हम लोग जानते हैं कि जब एजेंडा अलग अलग हो और वो सहयोग नहीं मिल पाता। आज हम लोगों का एजेंडा एक, उस समय हम लोगों ने मंडी बनवाई, उनमें भारतीय जनता पार्टी ने एक आदमी की भी नियुक्ति नहीं की। कुएं बने, तालाब बने, कुएं तो उसी टाइम बह गए थे बाढ़ में। नहीं बहे। और आप लोगों ने मुर्रा बुल बांटे थे। ये मुद्दा बनाया था कि इसकी जांच होना चाहिए, लेकिन आज भी उन कुओं पे जो हम लोगों ने लगातार दबाव बनाया, पानी का स्तर बढ़ा है। लेकिन चूंकि जब राज्य की मंशा नहीं है, आज सरकार की मंशा लोगों को भ्रमित करना है। आज रोजगार दफ्तर से सरकारी विभागों की नौकरी नहीं निकलती है, लोगों को प्राइवेट में कैसे नौकरी पे लगाएं उसका डाटा दिया जाता है। आज सरकार की मंशा नहीं है कि एक भी नौजवान को रोजगार मिले। BHEL को ट्रांसफार्मर और लोकोमोटिव का ऑर्डर नहीं मिल रहा है, जो जितनी इकाइयां हैं किसी को कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। वही हो रहा है, रानी टेरिकॉट बंद हो गया, कालबी में हाथ से बनाया जाने वाला कागज़ का उद्योग बंद हो गया, ललितपुर में जड़ी बूटी उद्योग बंद हो गया, और महोबा में खादी का उद्योग। चूँकि सरकार का फोकस है कि सारी चीज़ें अडानी अंबानी की जेब में जाएं, और बुंदेलखंड में तो उन्होंने बहुत बड़ा छल किया है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये सब अगर आपकी सरकार आई सुधार देंगे, लेकिन प्रदेश में तो फिर योगी सरकार है। देखिए हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि अब तो संविधान पे बात आ गई। ये संविधान को बदलना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि संविधान ख़त्म हो। हम लोग अब टकराव हम लोगों ने देख लिया, आपने केजरीवाल के लिए इन्होंने कितने अड़ंगे डाले, लेकिन न्याय के यहाँ अंधेर नहीं है। लास्ट सवाल, राहुल गांधी अपर बैकवर्ड्स के रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्या आप ये मुद्दा आगे बढ़ा रहे हैं? जी, हम लोग चाहते हैं कि जिसकी जनसंख्या है उसको अध्यक्ष मिले। हमारे जो मनोज गुप्ता जी कांग्रेस अध्यक्ष हैं, वैसे कम्युनिटी से हैं, लेकिन इन्होंने भी कम्युनिटी में अगर अपनी कमेटी बनाई तो उसमें सारी जातियों की सहभागिता की। हमारे क्रांति दल के अध्यक्ष सत्येंद्र पाल सिंह जी हैं। तो हम लोगों का एक लक्ष्य है कि जितने भी लोग हैं, वो लोग जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो शोषित हैं, उनको उनकी जनसंख्या के आधार पर मुख्य धारा में लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब, वी विश यू लक। जीत के आइए तो दिल्ली में मुलाकात होती है आपसे। धन्यवाद। I have with me the sitting member of parliament, Mr. Anurag Sharma with me. Ramaji, how is it looking this time? Is it the same as 14 and 19? 19 of course, which you contested and won. Do you see a similar pattern or something is changing? I normally see more or less the same pattern, but this time the only major change which seems to be on the ground is that people are really impressed with the Garib Kalyan Yojana. यानी जो आपको कहते हैं कि जो लाभार्थी योजनाएं हैं तमाम, प्रधानमंत्री मोदी की अनाज देना, घर, जल, नल, उन सब में बहुत लोगों को फ़ायदा मिला और लोग उसी हिसाब से अपने मन से और प्रधानमंत्री के साथ डायरेक्टली जुड़े गए। और लोग हमेशा किसी भी गांव में जाओ, कुछ समस्याओं की किसी की भी बात करते हो, पर आखिरी में कहते हैं भाई मोदी जी ने खाना खिलाया, मोदी जी ने घर बनाया, मोदी जी ने ये कराया, मोदी जी ने ये कराया। तो आज उस तरीके के बहुत सारे लोग बहुत बड़े पैमाने पे भाजपा के साथ जुड़ते दिख रहे हैं। आपको अभी कुछ चैलेंजेस यहाँ दिखते हैं, क्योंकि पलायन अभी भी झांसी और बुंदेलखंड का एक बड़ा इशू है, एम्प्लॉयमेंट रिमेन्स एक बड़ा चैलेंज है। बुंदेलखंड को इतने सालों तक जो सरकारें थी, इन्होंने कभी भी हमारे वहाँ औद्योगिकरण किया नहीं।
तो ये पलायन बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें कि हम लोग उत्तर प्रदेश का जैसे नोएडा था उसी तर्ज पे बीड़ा बना रहे हैं। ये 36,000 एकड़ में फैला हुआ क्षेत्र है और इनिशियल जो गवर्नमेंट लैंड ले रही है वो 5,000 करोड़ रुपए स्पेंड करके ज़मीनें ले रही है और 36,000 एकड़ में एक नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप पूरी डेवलप करने का कार्य शुरू हो गया। ये बुंदेलखंड हैज़ बीन अ लैंड जहाँ पे प्रोमिसेस हुए हैं, स्कीम्स आई हैं। एक बहुत बड़ा बुंदेलखंड पैकेज आया था यूपीए के टाइम में जिसमें मुर्रा बुल दिए गए जिनका चारा खिलाना ज़्यादा महंगा पड़ रहा था किसानों को कंपेयर टू उनको जो उससे फ़ायदा होता। और एक डिफेंस कॉरिडोर की भी बात हुई थी, वो भी अभी इट इज़ येट टू टेक ऑफ। तो क्या है, आपको लगता है कि यहाँ पे किसी भी प्रोजेक्ट का शुरू होना या लोगों को इनवाइट करना वहाँ पे एस्टैब्लिश करने का मुश्किल है बिकॉज पानी और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें कमी है? यहाँ पर एक तो बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत अपग्रेड हो चुका है, बहुत बड़ा यहाँ पे एक पावर प्लांट भी आ चुका है बुंदेलखंड में। और दूसरी बात ये है कि जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार यूपी इन्वेस्टर समिट करी थी तो तकरीबन यूपी में 35-38 लाख के आसपास के आंकड़े के MOU साइन हुए। उसमें से 4 लाख करोड़ के झांसी के हुए थे। 4 लाख करोड़ में से हमने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 60,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की ऑलरेडी कर दी। मतलब जिनको लैंड अलॉट होने लग गई है, जिन लोगों ने अपने निवेश के लिए बोला है, जिन लोगों ने परमिशंस मांगी हैं, तो वो सब चालू कर दिया गया। एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा इशू है इस इलाके में। आप यू रिप्रेजेंट बिग इंडस्ट्रियल ग्रुप, बिजनेस ग्रुप, 700 और प्रोडक्ट्स, 10 फैक्ट्रीज ओवर द कंट्री। क्या आपने यहाँ सेटअप किया है कोई यूनिट? जी बिल्कुल, बैद्यनाथ का लेटेस्ट नया यूनिट, क्योंकि यूपी में माहौल इतना अच्छा हो गया है कि हमारा लेटेस्ट यूनिट जो है वो झांसी में ही आ रहा है और तकरीबन चालू होने की हालत में आ गया है। और उसमें अभी 100-150 लोग अभी ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट में आ गए, बाकी आते चले जाए। टोटल कितना आप एम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं? हम लोगों के पास 450 की स्ट्रेंथ है। तो यू आर थिंकिंग दैट कि आपका यूनिट आने से एक ट्रिगर मैकेनिज्म शुरू होगा, डोमिनोज इफेक्ट, जिससे और इंडस्ट्रीज आएंगी? घड़ी की ऑलरेडी फैक्ट्री आ चुकी है और एक बहुत बड़ा FPO आ चुका है। हम लोग यहाँ पे अमूल को लाने की कोशिश में हैं। अमूल ने हमको निवेश प्रॉमिस कर दिया, तो ये लोग सब आ चुके हैं। विपक्ष के जो नेता हैं प्रदीप जैन आदित्य, वो आप पे आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि जो बिजनेस करते हैं उनको बिजनेस करना चाहिए, सांसद नहीं बनना चाहिए। देखिए, मेरे ख्याल से ये बुनियादी आरोप हैं, तो इसका मतलब यही रह गया कि आप प्रोफेशन बनाना चाह रहे हैं पॉलिटिक्स, तो आपके लिए कमाई का जरिया होगा क्या? ऐसे आरोप लगाने से कोई निर्धारित नहीं होता। जब आप केंद्र मंत्री खुद भी रहे तो ऐसा कोई विकास आपने करा है। सो यू आर अ लोकल पर्सन, आपकी झांसी आपका घर है, आपकी फैमिली का झांसी से और क्या क्या एसोसिएशन है, ये ज़रा दर्शकों को बताइए। हम लोग यहाँ पर काफ़ी सारे स्कूल्स हमारे ट्रस्ट के अंडर में चलाते हैं। लाखों बच्चों को मैं हर साल स्कॉलरशिप्स प्रदान करता हूँ। मैं एक संस्कृत विद्यालय चलाता हूँ, एक हैंडीकैप स्कूल के लिए चलाते हैं, मेरे पिता के नाम से एक न्यास है। और अभी बुंदेलखंड के लिए हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारा खान पीन, हमारा नृत्य, हमारा जितने भी योर फैमिली हैज़ पॉलिटिकल एसोसिएशन विद दिस एरिया? वेरी ओल्ड। माय फादर वाज अ 2-time मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड एक बार झांसी से, एक बार हमीरपुर से। जी, तो बुंदेलखंड में फैले हुए थे। मेरे चाचा एक बार मंत्री भी रह चुके थे, पर हम लोगों ने एक्टिव पॉलिटिक्स। सो दिस आउटसाइडर टैग जो आप पे लगाया जाता है वो गलत है? मैं झांसी की पैदाइश है, झांसी में रहता हूँ, सबको पता है। ये तो कभी कभी कुछ भी उड़ा लेते हैं कि सब दुबई रहने लग गए। कोई आज तक मेरे पास विदेशों में कहीं घर नहीं है। मैं हमेशा हिंदुस्तान में ही रहा हूँ, यहीं पढ़ा लिखा हूँ और झांसी से M.Com भी किया। We wish you luck, Mr. Sharma, and we hope that we'll see you in Parliament soon. Thank you Thank so you very much, much. Rahul. Mini campaign.